हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 11th के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वर्क डन को स्टडी कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर वर्क डन कैसे निकाला जाता है। याद है ना डिफरेंट प्रोसेसेस कौन से? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। हाँ जी, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इन प्रोसेसेस के अंदर वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसे स्टडी करेंगे। सो वीडियो लेक्चर पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और स्टूडेंट्स उसके साथ जस्ट वीडियो के नीचे मेरा नाम है और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। ये है लेक्चर नंबर हमारा 5, ठीक है। सो अब हम देखने लगे हमारा सबसे पहला टॉपिक कि वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर हम किस तरह से वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पर चलने से पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वर्क का कुछ बताई थी, टर्म्स एंड वगैरह कंडीशंस भी। अगर एक्सपेंशन हो रही है और कंप्रेशन हो रही है तो वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या वर्क की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो फटाफट से पहले अपनी कॉपीज में लिखेंगे एक्सपेंशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, और कंप्रेशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, राइट। तो इसको पहले लिखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने आपको बताया था भी एक्सपेंशन के केस में, वन सेकेंड, मैंने आपको बताया था अगर एक्सपेंशन का केस है तो स्टूडेंट्स एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, देखो गैस एक्सपैंड कर रही है, गैस बढ़ रही है, मतलब गैस एक्सपैंड कर रही है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो डेल्टा वी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इतना आपको बताया था। और आपको ये फॉर्मूला याद होता है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस पी एक्सटर्नल, ठीक है, इनटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर पॉजिटिव है और आगे यहाँ नेगेटिव साइन लगा है तो वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। तो ये किसका केस था, एक्सपेंशन का केस था। भी एक्सपेंशन में हमारी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है जिसके कारण वर्क डन नेगेटिव आता है। और यदि अगर मैं इसके अंदर कंप्रेशन की बात करती हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं किसकी बात कर रही हूँ, कंप्रेशन की। अगर मैं कंप्रेशन की बात करती हूँ तो कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है क्योंकि गैस कंप्रेस होने लग जाती है। वॉल्यूम कम होता है तो डेल्टा वी क्या होता है, नेगेटिव। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, उस केस के लिए वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपको हमेशा याद रखना होता है भी एक्सपेंशन के केस में वर्क डन हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है और कंप्रेशन के केस में वर्क डन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो ये तो बेसिक से इंट्रोडक्शन थी जो हमने कल के वीडियो लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करी थी। अब देखिए जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, हीट गिवन टू द सिस्टम और हीट गिवन बाय द सिस्टम। हीट गिवन टू द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होती है और हीट गिवन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने हीट दे दी तो वो हमेशा नेगेटिव होती है। उसी टर्म्स में हम वर्क डन को भी लिखते हैं। वर्क डन बाय द गैस हमेशा नेगेटिव होता है। ये क्या है, वर्क डन बाय द गैस। ये किसका केस है, वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस, जब भी वर्क मतलब गैस करेगी तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। जब वो एक्सपैंड करेगी गैस मतलब काम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और वर्क डन, ठीक है, वर्क डन ऑन द गैस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क डन ऑन द गैस होता है। गैस पर जब हम काम करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन यही अगर गैस काम कर रही है, ठीक है, वर्क डन बाय द गैस है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इसका मतलब एक्सपेंशन क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस, और कंप्रेशन क्या होता है, वर्क डन ऑन द गैस। इस चीज़ को अच्छे से नोट करेंगे। अब देखते हैं हम भी डिफरेंट प्रोसेसेस में किस तरह से वर्क डन होता है। देखिए सबसे पहले हम लेके आए हैं वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। सबसे पहला कौन सा लेके आए हैं केस, आइसोकोरिक प्रोसेस का। तो रिवीजन भी चलते चलेंगे साथ साथ। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है, पहली चीज ये राइज करती है, आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें आइसो का मतलब होता है सेम और कोरिक यानी कि किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो जिसमें वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वो वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोकोरिक कहलाता है। वॉल्यूम सेम होने का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, भी वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम सेम है। अब मुझे बताइए वर्क डन हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में निकालना है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन होता है माइनस
P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ये होता है। अब मैंने आपको बोल दिया आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो अगर डेल्टा V 0 है तो यहाँ से वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ को नोट करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्क डन हमारा 0 हो जाता है। किस केस के लिए हो जाता है, आइसोकोरिक के लिए। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा V 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पक्का ठीक है, क्लियर है। चलें नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। देखो अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आता है आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है पहले देखते हैं। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। बारिक, बार किस लिए यूज किया जाता है, प्रेशर की यूनिट होती है बार। तो जिसमें प्रेशर सेम है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है आइसोबारिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस को बोला जाता है आइसोबारिक प्रोसेस। अब वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो यही फॉर्मूला रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस मतलब वीडियो में भी यही बोला था भी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। और यहाँ पर भी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट है हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क डन का, वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस इज माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। आइसोकोरिक के लिए क्या था, 0, और वर्क डन आइसोबारिक के लिए क्या है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V हो जाएगा। अब चलिए हम हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। पहले दो प्रोसेस होपफुली आपको क्लियर है। देखो कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है ना तो बहुत ईजी सी चीज़ है, और अगर नहीं पता तो वही चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। अब आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल क्या होता है। आइसोथर्मल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। मानते हो इतना तो, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या है, सेम है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, वो प्रोसेस कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। और आपको याद होगा आइसोथर्मल के लिए जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, PV वाला ग्राफ हमने प्लॉट किया था आइसोथर्मल के लिए, तो आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, याद है। और ये कहाँ से आया था, बॉयल्स लॉ से आया था। बॉयल्स लॉ यही बोलता है भी टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएंगे, जिसके कारण हमें ये ग्राफ देखने को मिलता है। और एक इक्वेशन भी हमने यहाँ से देखी थी, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। कब देखी थी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखी थी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का समझ आ रहा है ना भी जब प्रेशर बढ़ रहा है तब वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो नॉर्मल आइसोथर्मल का केस हो गया। अब आइसोथर्मल भी जो है ना फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। एक होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक होता है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस समझाए थे मैंने आपको। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में होता है, और इरिवर्सिबल वो होता है जो क्या होता है, एक ही बारी में हो जाता है, एक ही झटके में हो जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस को टाइम लगता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है। तो ये टेबल मैंने आपको पहले करवा दी है। अब क्वेश्चन ये राइज करता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है क्या चीज़। तो पहले इसका हम फॉर्मूला करेंगे जो कि हम डिराइव भी फर्दर करने वाले हैं। वर्क डन क्या होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, माइनस nRT log टू द बेस E V1 नहीं
V2 अपॉन V1। ये क्या है हमारा, ये वर्क डन का फॉर्मूला है फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसे अभी हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट भी करने वाले हैं, इसे डिराइव भी करने वाले हैं। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे बेस्ड। तो अगर आपसे वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए पूछ लिया जाता है तो आपने ये फॉर्मूला क्या करना है, वहाँ पर अप्लाई करना है डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है बी आया कहाँ से, ये अराइज कहाँ से करा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही अराइज करता है बी आएगा कहाँ से। तो इसकी डेरिवेशन अब मैं आपको करवाने लगी हूँ, उससे पहले वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं डेरिवेशन, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। तो आप सबको मैंने इतना बोला था कि अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला लगता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। लेकिन अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनेगा, लेकिन अगर का प्रेशर आपका इज़ नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पर जो आपका फॉर्मूला लगता है वो आता है वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V फ्रॉम V2 टू V1। ठीक है, आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, V1 से V2 तक आपका वर्क डन का ये फॉर्मूला हो जाता है। अब आपको ये फॉर्मूला वर्क डन का पता है कब, जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से नोट करेंगे। मैंने आपको बता दिया प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या लगेगा, नहीं है तो क्या लगेगा। मान लो अब आपको बोलती हूँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आपका क्या फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V फ्रॉम V1 टू V2। मानते हो। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। मानते हो इस चीज़ को। अब इस nRT को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, nRT बाई V को मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। अब यहाँ देखिए प्रेशर यहाँ से क्या आ जाएगा, nRT बाई V, और इस चीज़ को, इस टर्म को मैं यहाँ इक्वेट कर देती हूँ इस फॉर्मूला में। मैंने क्या किया, आपको बोला वर्क डन जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V और फ्रॉम V1 टू V2। और अगर मैं आपको बोल देती हूँ आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, तो उसके लिए प्रेशर क्या हो जाएगा, V नीचे चला जाएगा। अब इस प्रेशर की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डियर स्टूडेंट्स पुट करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, देखो क्या था, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V फ्रॉम V1 टू V2। अब मैंने जब पुट किया तो वर्क डन क्या आएगा, माइनस nRT बाई V डेल्टा V, है ना, फ्रॉम V1 टू V2। मानते हो इस चीज़ को। अब आपको पता है nRT क्या होता है, कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाएगा। वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस nRT इंटीग्रेशन डेल्टा V अपॉन V फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, इतनी चीज़ आप सबको क्लियर है। अब आप एक और चीज़ देखिए यहाँ पर, ये जैसे इंटीग्रेशन है तो इसको हम स्मॉल d लेके चलते हैं ना, dv बाई v, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कैपिटल लिखते हो तो वो लार्ज चेंज के लिए होता है, ये स्मॉल चेंज के लिए होता है, dv बाई v हो गया। अब अगर इस इक्वेशन को मैं स्टेट करती हूँ, इसको मैं खोलती हूँ, इसकी इंटीग्रेशन करती हूँ, तो मेरे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस nRT ब्रैकेट log टू द बेस e v फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन। लेकिन अगर कोई मतलब बायोलॉजी साइड से है तो इंटीग्रेशन हमेशा ऐसे करते हैं, लिमिट पुट करते हैं फ्रॉम V1 टू V। इसका इंटीग्रेशन होता है log E log टू द बेस E V, क्योंकि dv बाई v का इंटीग्रेशन v होता है log टू द बेस E। अब स्टूडेंट्स खुद सोच के देखिए, इसको मैं अब खोल के कैसे लिखूंगी, लिमिट्स को मैं खोलूँ तो w क्या आ जाएगा, माइनस nRT ब्रैकेट में log टू द बेस E V2 माइनस log टू द बेस E V1। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं क्योंकि लिमिट्स हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो हमने यहाँ v की जगह पर V2 और V1 पुट किया, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप सब स्टूडेंट्स को। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये बाद में डिवाइड में लिखा जाता है, अगर पॉजिटिव है तो वो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। नेगेटिव साइन है तो यहाँ से w आ जाएगा माइनस nRT log टू द बेस E V2 बाई V1। ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, किसका आ जाएगा, वर्क डन का आ जाएगा। किस केस के लिए आ जाएगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए आ जाएगा। अब अगर मैं इस log की वैल्यू को ओपन करती हूँ स्टूडेंट्स तो एक और फॉर्मूला आएगा। पहले इस फॉर्मूला को नोट करेंगे, इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे,
अच्छे से नोट डाउन करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे न्यूमेरिकल्स इधर से सॉल्व होंगे। अगले स्टेप पे जाने से पहले एक बार रिपीट करती हूँ। देखो फॉर्मूला था W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। अब मैंने आपको बोला PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, तो P की जगह NRT बाई V लिख दिया। NRT कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ D dV बाई V फ्रॉम लिमिट क्या है V1 टू V2। फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, log E log टू द बेस ई वी फ्रॉम लिमिट V1 टू V2। लिमिट्स पुट करेंगे तो log टू द बेस ई V2 माइनस log टू द बेस ई V1 आ जाएगा। माइनस में है तो इसे हम डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है इसका मतलब V2 बाई V1 है, वो डिवाइड में है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, एक तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला होगा, जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा उसको एक बार रिपीट करके हम log की जो टर्म है उसको खोलेंगे। तो अभी हमारा क्या था, W इज इक्वल्स टू NRT log टू द बेस ई V2 बाय V1, ये हमारा फॉर्मूला आया था यहाँ से। अगर मैं इसको खोलना चाहूँ, log टू द बेस ई को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 NRT log टू द बेस 10 V2 बाय V1। ये हमारा क्या हो जाता है, वर्क डन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। इस V2 बाई V1 को ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला में हम और भी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। देखिए और क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 होता है, तो यहाँ से P1 बाई P2 क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम V2 बाई V1 का ऐसे एक और फॉर्मूला इक्वेट कर सकते हैं P1 बाई P2 के रिस्पेक्ट में। आइए लिखते हैं, ये चीज़ पता चल गई। देखो अब जो एक नया फॉर्मूला मैं बना सकती हूँ वो क्या होगा, W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 NRT log टू द बेस 10 V, सॉरी फिर से V लिख बैठी, P के रिस्पेक्ट में लिखना है P1 बाई P2। अब बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं V2 बाई V1 है तो P2 बाई P1 होगा। नहीं, याद रखना है हमेशा से P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 होता है, तो P1 बाई P2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, V2 बाई V1 के इक्वल है, ना कि V1 बाई V2 के, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ऊपर P1 तो नीचे P2 तो सामने V2 और V1 आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ये ध्यान रखना। अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, दो फॉर्मूला हमारे पास आ गए। अब देखिए एक और फार्मूला जो कि बहुत ही कॉमन देखा जाता है, मान लो आपको मतलब मैं कहती हूँ भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे या टेम्परेचर नहीं दे रखा, आपको यहाँ पर ना ही नंबर ऑफ मोल्स दिए ना ही टेम्परेचर दिया, तो कैसे कैलकुलेट करोगे वर्क डन। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स भी PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। अगर आपको फर्स्ट का मतलब प्रेशर दे रखा है, फर्स्ट गैस का प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है, तो P1V1 इज इक्वल्स टू NRT होगा, या फिर P2V2 भी NRT के इक्वल है ना। PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, तो यहाँ पर NRT की जगह या तो P1V1 डाल दो या फिर P2V2 डाल दो। तो एक और फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन का आ जाएगा। क्या आएगा देखिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 एंड NRT तो अब आएगा नहीं, NRT की जगह हमने क्या करना है, जिसका हमें दे रखा है, मान लो फर्स्ट वाले का दे रखा है तो P1V1 log टू द बेस 10, ठीक है, क्या हो जाएगा P1 बाई P2 या फिर V2 बाई V1। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये तीन फॉर्मूले वर्क डन के लिए निकाल लिए। किस केस के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। वीडियो को फटाफट से पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कौन सा आता है, ये तो था रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल कौन सा होता है, जो इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में होता है, और इरिवर्सिबल कौन सा होता है, जो फटाफट से हो जाता है। रिवर्सिबल जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस है क्योंकि धीरे धीरे कंप्लीट होगा, लेकिन रिवर्सिबल ऐसा नहीं होता। टेबल मैं आपको करवा चुकी हूँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में। तो अब देखिए नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें दो केस होते हैं। सबसे पहला केस होता है वैक्यूम का, सबसे पहला केस होता है डियर स्टूडेंट्स वैक्यूम का। एक बात बताइए, अगर वैक्यूम है तो उसमें प्रेशर एक्सटर्नल तो होगा ही नहीं, P एक्सटर्नल कितना हो जाता है, वैक्यूम के केस में 0 हो जाता है। तो W का फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अगर P एक्सटर्नल ही 0 है तो हमारा वर्क डन भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किस केस के लिए, वैक्यूम के केस के लिए, और किसके लिए, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस के लिए, ठीक है। अब मान लो एक प्रोसेस ये भी होता है जब P एक्सटर्नल क्या होता है, वेरी लेस देन P गैसियस होता है।
उसके लिए वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी वाले फॉर्मूला से ही वर्क डन निकलता है। तो देखो जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन था उसकी तो आपको 3 फॉर्मूला बता दिए। इरिवर्सिबल में वैक्यूम के लिए 0 होता है वर्क डन, क्योंकि प्रेशर एक्सटर्नल 0 होता है। और एक केस ये भी होता है जब प्रेशर एक्सटर्नल बहुत बहुत छोटा होता है प्रेशर ऑफ गैस से, तो उस केस में वर्क डन हमारा कितना आ जाता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी आ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अपना आता है नेक्स्ट प्रोसेस। ये किसका प्रोसेस था, आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल जिसमें प्रेशर जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, प्रेशर नहीं, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसके हमने 2 देखे, एक देखा रिवर्सिबल और एक देखा इरिवर्सिबल। डियर स्टूडेंट्स, आपा ने सबसे पहला केस किसका देखा, आपा ने देखा आइसोकोरिक, फिर आपा ने कौन सा देखा, आइसोबारिक, अब आपा ने कौन सा देखा, आइसोथर्मल, और अब लास्ट में कौन सा आता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, जिसमें हीट एक्सचेंज क्या होती है, 0 होती है, जिसमें हीट एक्सचेंज इज 0, ना तो हीट एक्सचेंज हो रही है। हीट एक्सचेंज 0 का मतलब क्या हुआ, अभी हमारा Q क्या है, 0 है। Q हीट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है डियर स्टूडेंट्स। अब आपको याद होगा मैंने आइसोथर्मल में बॉयल्स लॉ लगा के बोला था P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होता है, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। वैसे ही एडियाबैटिक के लिए भी एक इक्वेशन होती है, क्या होती है, एडियाबैटिक के लिए भी एक इक्वेशन होती है जिसे पॉइजन्स इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइजन इक्वेशन कहते हैं। देखते हैं क्या इक्वेशन है वो। जैसे आइसोथर्मल के लिए बॉयल्स लॉ होता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, उसी प्रकार से एडियाबैटिक के लिए होता है P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। वो क्या था, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, और ये क्या होगा, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। गामा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, गामा होता है रेशो ऑफ CP बाय CV। CP CV आपको मैं करवा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, CP CV मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो आप मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू पुट करेंगे CP बाई CV से कैलकुलेट करके, और यहाँ पुट कर देंगे तो एडियाबैटिक के लिए भी एक इक्वेशन आ जाएगी। जैसे आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन है, वैसे ही क्या है, एडियाबैटिक के लिए भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स। अब एडियाबैटिक के लिए वर्क डन जो कैलकुलेट करना है, कैसे करना है ये देखते हैं। एडियाबैटिक के लिए डियर स्टूडेंट्स देखो, अभी आइसोथर्मल के लिए हमने देखा है ना, आइसोथर्मल के लिए रिवर्सिबल वाला देखा, इरिवर्सिबल वाला देखा। रिवर्सिबल वाले में क्या था, 3 थे फॉर्मूलाज, और इरिवर्सिबल वाले में क्या था, एक वैक्यूम था और एक केस था जब P एक्सटर्नल बहुत बहुत कम है P गैसेस से। उसी प्रकार से अब एडियाबैटिक का आता है। एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एडियाबैटिक के अंदर जो हमारा वर्क डन आएगा वो आएगा NR बाय गामा -1 T2 - T1, ये फॉर्मूला है। ये किसके केस के लिए है, एडियाबैटिक के लिए है। एक बार आइसोथर्मल वाला फिर से लिख लेते हैं। आइसोथर्मल वाला क्या था, वर्क डन इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 बाय V1। ये किसका था, आइसोथर्मल का था, और ये किसका है डियर स्टूडेंट्स, एडियाबैटिक का है। तो यहाँ वर्क डन के नीचे एडियाबैटिक भी लिख लीजिएगा। एक क्विक रिवीजन और ले लेते हैं आप। मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया था स्टार्टिंग में जब प्रोसेस बता रही थी। उस ग्राफ में मैंने आपको बोला था PV का जो ग्राफ है उसके अंदर आइसोथर्मल तो ये है, और एडियाबैटिक हमारा क्या था उसमें, ये एडियाबैटिक था। ये ब्लू वाला क्या था, एडियाबैटिक की कर्व थी, और जो ये ऊपर ब्लैक वाली थी ये किसकी थी, आइसोथर्मल की कर्व थी, याद है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, और इसकी इक्वेशन क्या है, P1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 की पावर गामा। इतना चीज क्लियर है। अब आपने जो फॉर्मूला लिखा है वर्क डन एडियाबैटिक के लिए, आप इसको डिराइव करेंगे NR बाय गामा -1 T2 - T1। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, T क्या होता है, हमारा टेम्परेचर होता है। होपफुली आपको इतनी चीज तो पता ही होगी डियर स्टूडेंट्स, है ना। अब आप क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन निकालेंगे एडियाबैटिक के लिए। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं डेरिवेशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। तो वर्क डन के लिए उससे पहले करने के लिए हमें आपको मैंने भी बोला कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। इसका मतलब P1 V1 की पावर गामा कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि PV की पावर गामा भी क्या है, कांस्टेंट है, K के इक्वल है। लेट करते हैं भी वो कांस्टेंट K है,
ठीक है। अब हमें पता है वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिमिट V1 से V2, इतना हमें पता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, P एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करेंगे, इस P की वैल्यू यहाँ से डिराइव करके इसमें पुट करेंगे, K बाई V की पावर गामा हो जाएगा। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ K बाई V की पावर गामा डेल्टा V लिमिट फ्रॉम V1 टू V2। अब आप देखिए K कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, जब कोई भी चीज़ डिवाइड में होती है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव आ जाती है, तो V की पावर माइनस गामा डेल्टा V हो जाएगा लिमिट फ्रॉम V1 टू V2। पहले इस स्टेप को नोट कीजिए, अब हम देखते हैं इसके आगे क्या होगा। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, हमने यहाँ तक डिराइव कर लिया था, बी K कॉन्स्टेंट था और इंटीग्रेशन में V की पावर माइनस गामा dV, ठीक है, लिमिट है V1 से V2। एक मैंने अभी आपको बोला P1 V1 की पावर गामा, तो वो V1 की पावर गामा है, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो V की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के रूल्स होते हैं, अगर किसी को नहीं आता तो टेंशन मत लो, एक बार स्टेप को समझ लो, क्योंकि ये एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन में आप आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको खोलती हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास लास्ट में क्या आता है, K डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, V2 की पावर माइनस गामा V2 माइनस V1 की पावर माइनस गामा V1, क्योंकि ये नीचे में था तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। लिमिट्स डाल दी मैंने V1 V2 तो करके V2 V1 के टर्म्स में लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, K इंटू V2 की पावर माइनस गामा V2 माइनस K V1 की पावर माइनस गामा V1। मुझे पता है P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू K कॉन्स्टेंट होता है और वो P2 V2 की पावर गामा के इक्वल होता है। तो अब K की जगह पर मैं क्या करूँगी, V2 की टर्म्स में है तो P2 V2 की पावर गामा पुट कर दूँगी और यहाँ पे P1 V1 की पावर गामा। तो अब आप देखिए ये चीज़ें यहाँ से कट हो जाएंगी और यहाँ से मेरे पास क्या रह जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा माइनस 1, ठीक है। तो एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ। अब देखिए मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, W इज इक्वल्स टू P2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा माइनस 1। मेरे पास यहाँ से क्या आ जाती है, ये इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स आ जाती है। अब आपको पता होता है भी PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है, तो P1 V1 क्या हो जाएगा, nRT T1 हो जाएगा। ऐसे ही P2 V2 क्या हो जाएगा, nRT T2 हो जाएगा। तो अब मैं इनकी जगह पर क्या करूँगी, इसे इक्वेट कर दूंगी, P2 V2 की जगह लिखूंगी nRT T2 और P1 V1 की जगह लिखूंगी nRT1। अब देखो जब मैं इसको लिखती हूँ तो W क्या आता है, nRT T2 माइनस nRT T1 बाय गामा माइनस 1। मानते हो मेरे पास ये चीज़ आ गई। तो अब मैं अगर इसे खोल के लिखना चाहूँ डियर स्टूडेंट्स, तो मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, nRT2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये मेरा किसके लिए आ जाएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए क्या आ जाएगा, मेरा वर्क डन आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये क्या आ गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए वर्क डन हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स भी कुछ क्वेश्चंस। हमने सबसे पहले प्रोसेस देखा था आइसोबैरिक, फिर हमने देखा आइसोकोरिक, फिर हमने आइसोथर्मल देखा, आइसोथर्मल के अंदर हमने रिवर्सिबल देखा, इरिवर्सिबल देखा, और अभी हमने एडियाबैटिक कवर किया था। तो फॉर्मूलाज आपको याद हो गए होंगे, फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, कैलकुलेट द वर्क डन, आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है व्हेन 0.75 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली। अब आपके पास आइसोथर्मल का केस बता दिया, आइसोथर्मल में मैंने आपको बता दिया था फॉर्मूला क्या होता है, और वो ये भी कह रहे हैं रिवर्सिबली एक्सपैंड करता है। तो क्या फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, W इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 बाय V1। ये होता है किसका, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का। अब क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 0.75 मोल्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी दी है, 0.75 दी है। आगे क्या कहता है, ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो ये फॉर्मूला हो गया उसके लिए। एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 15 लीटर टू 25 लीटर। V1 कितना दिया है, 15, और V2 कितना दिया है, 25 दिया है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, है ना, और हम इसके अंदर क्या करेंगे, आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो अब मैं इसको इक्वेट करने वाली हूँ, उससे पहले इसे नोट करेंगे। सो ये स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ इसकी। हाँ जी,
अब मैं इसके अंदर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगी -2.303, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.75, ठीक है। आर की वैल्यू 8.314 लेंगे डियर स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू याद ही करनी होती है, गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस को हमने किस में कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 27 में क्या जोड़ देंगे 273 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, और यहाँ क्या आएगा log to the base 10, V2 कितना है 25 और V1 कितना है 15। तो ये स्टूडेंट्स जब आप इस सारे को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा -955.5 जूल्स। क्या आ जाएगा आपका आंसर -955.5 जूल्स। अब क्वेश्चन राइज करते हैं, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन के केस को, ठीक है। देखिए वो एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, क्लियर है। एक्सपेंशन में वर्क डन हमेशा क्या होती है नेगेटिव होती है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड भी। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, कार्बन मोनोक्साइड इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। फिर से उसने हमें बता दिया, हिंट ऐसे ही मिलेगा। अगर आइसोथर्मली रिवर्सिबल बोला गया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको पता ही है, कौन सा लगेगा, W इज इक्वल्स टू -2.303, ठीक है, nRT log टू द बेस 10 V2 बाई V1। यही लगता है, अगर प्रेशर दे रखा होगा तो P1 बाई V2 हो जाएगा, सिंपल ही था। यहाँ पर वो क्या कहता है, कार्बन मोनोक्साइड इज अलाउड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब। यहाँ पर उसने हमें बोला है भी वो 10 मीटर क्यूब से 20 मीटर क्यूब तक एक्सपैंड करता है, तो मीटर क्यूब वॉल्यूम की ही यूनिट होती है अगर आप सबको पता हो। तो हमें V1 V2 दे दिया है और टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, एंड वर्क ऑब्टेन्ड इज इतना। अब हमें इस टाइम उसने वर्क दे दिया है, वर्क कितना है 4.754 किलो जूल में दिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हमें n निकालना है। V2 बाई V1 भी दे रखा है, R की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर भी दे रखा है डियर स्टूडेंट्स। तो जब ये देखिए ये किस में दे रखा है, किलो जूल में दे रखा है। जूल में अगर इसमें कन्वर्ट करना होगा तो इसे 1000 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है ये 1000 से, सॉरी मैं 100 से लिख बैठी थी, 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4754 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -2.303। एन की वैल्यू तो निकालनी है, आर की वैल्यू होती है 8.314, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, और यहाँ हम क्या डालेंगे log टू द बेस 10। V2 कितना दे रखा है देखिए, फ्रॉम 10 टू 20 बाई 10, तो log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे आप सीधा डायरेक्टली। अब इस सबको जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2.75 मोल्स। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.75 मोल्स आ जाएगी। एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स, इसे मैंने जूल्स में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल्स होती है, सिर्फ इस वजह से, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहते हैं 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि एन की वैल्यू कितनी दे दी 2 दे दी, ठीक है। इन गैस इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली उसने बोला भी 27 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट है, तो इसको साथ के साथ कन्वर्ट ही कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये 273 ऐड करेंगे 27 में, कितना हो जाएगा ये 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इनिशियल बताया उसने, मतलब P1 उसने हमें दे दिया है 1 atm। देखिए वो क्या बोलता है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इनिशियली एट इतना टेम्परेचर एंड इतना प्रेशर, मतलब P1 की वैल्यू दे दी, आर कंप्रेस्ड, अब कंप्रेशन का केस है, आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मल और रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल में भी सेम फॉर्मूला लगता है चाहे कंप्रेशन का केस है, -2.303 nRT log टू द बेस E V2 बाई V1 वाला ही, ठीक है। अब देखिए टिल द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इज 10 atm। अब हमें P2 कितना दिया है 10 atm दिया है, कहता है वर्क डन निकालो। अब देखो हमें V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने P1 बाई P2 का भी फॉर्मूला लिखा था। वर्क डन इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होता है, V2 बाई V1 की जगह हम क्या लिख देंगे P1 बाई P2 लिख देंगे। अब हम इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें डियर स्टूडेंट्स इक्वेट कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11488 जूल्स,
11488 जूल। सारी चीज़ें आपको दे रखी है, डायरेक्ट पुट करेंगे आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सो होपफुली स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो मतलब टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने वर्क डन कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क के बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या डिफरेंट प्रोसेसेस में उसे अप्लाई किया। सबसे पहले हमने आइसोबारिक में किया, फिर आइसोकोरिक में किया, फिर आइसोथर्मल में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल देखा, और उसके बाद हमने एडियाबैटिक का प्रोसेस देखा। सो यहीं पर वर्क डन वाला लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।